हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी पर। इस वीडियो सीरीज में हम 2013 से लगा के 2024 तक के जो जीएस के यूपीएससी के पीवाईक्यूज है उनको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम इसमें किस प्रकार से करेंगे, हम यहाँ पर हर प्रश्न के हर पॉइंट को अच्छे से खोल कर देखेंगे और मेन फोकस जो हमारा रहेगा वो यूपीएससी की लैंग्वेज पर, यूपीएससी की जो थीम है उस पर, यूपीएससी के कौन से कोर एरियाज है, किस प्रकार से यूपीएससी के क्वेश्चन में लॉजिक लगता है और किस प्रकार से एलिमिनेशन ट्रिक काम करती है, उसको हम यहाँ पर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझने का ट्राई करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले खुद के बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और यह मेरा इस बार चौथा अटैम्प्ट होगा। लास्ट ईयर मेरा जो स्कोर था वो 120 प्लस था। तो जो मैंने इस जर्नी में सीखा है उसी को मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने का ट्राई करूँगा। मैंने किस प्रकार से पीवाईक्यूज को किया है और किस प्रकार से पीवाईक्यू को करना चाहिए उसी को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इससे जो बेसिकली जो फ़ायदा क्या होगा वो होगा, एक तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उसके साथ जो हम सिली मिस्टेक करते हैं वह एरर हम बहुत कम करेंगे। साथ ही जो फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट के जो एस्पिरेंट है जिनको पीवाईक्यू करने में दिक्कत होती है कि किस प्रकार से पीवाईक्यू को किया जाता है, उसको उनको भी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हम एकदम इनफॉर्मल वे में इस सीरीज़ को जारी रखेंगे, तो बीच में कुछ गलती वगैरह हो जाए तो देख लेना, थोड़ा कमेंट करके बता देना। तो चलते हैं हम अपने मेन उद्देश्य की ओर। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है धन विधेयक से संबंधित, यानी कि पॉलिटी का पार्ट है। तो इस प्रश्न पर जाने से पहले हम थोड़ा सा धन विधेयक के बारे में जान लेते हैं। मूलतः जो विधेयक होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक। हमारा जो आज का बेसिकली प्रश्न है वो है धन विधेयक से संबंधित। धन विधेयक के बारे में अनुच्छेद 110 के अंदर सबसे पहले तो बताया गया है और अनुच्छेद 109 के अंदर धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और यही प्रश्न 2024 के पेपर में आया था। तो देखिए किस प्रकार से पीवाईक्यू से ही प्रश्न बनते हैं। उसके बाद देखते हैं कि धन विधेयक की प्रस्तुति किस प्रकार से होती है। धन विधेयक है उसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर ही प्रस्तुत किया जा सकता है, उसे राज्यसभा के अंदर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है उसे घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? वो होती है लोकसभा स्पीकर के पास। और ये जो धन विधेयक पेश किया जाता है वह राष्ट्रपति की अनुशंसा या अनुमति के बाद पेश किया जाता है और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा की धन विधेयक के संबंध में शक्ति नील होती है, उसे वह सिर्फ धन विधेयक को अनुशंसित कर सकता है, यानी कि धन विधेयक पर अनुशंसा दे सकता है। धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश होता है, उसके बाद राज्यसभा के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा 14 दिन के अंदर अपनी अनुशंसाएं भेज सकती है। लोकसभा है वह राज्यसभा की अनुशंसा को मानने न मानने के लिए स्वतंत्र है। राज्यसभा उसे कुछ भी बोले तो लोकसभा उसे नकार कर भगा सकता है। और धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक के संबंध में 1-2 अपवाद है कि संयुक्त बैठक का जो प्रावधान किया जाता है वह कहाँ पर किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के संबंध में किया जाता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में नहीं किया जाता है। इस बात को आप दिमाग में बिठा लीजिए कि संयुक्त बैठक का प्रावधान जो कि अनुच्छेद 108 में जिसकी चर्चा की गई है उसका प्रावधान सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के लिए किया गया है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? इसका कारण है धन विधेयक के संबंध में पूरी शक्ति किसके पास होती है? लोकसभा के पास होती है। राज्यसभा के पास इसके लिए कोई शक्ति ही नहीं है, वह सिर्फ 14 दिन तक अनुशंसा भेज सकता है। और संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित जो पूरी शक्ति है वह दोनों सदनों के पास समान है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक पर समान शक्तियां हैं। इसलिए दोनों ही जो सदन है उनसे अलग अलग पारित होना आवश्यक है। तो अब आप जो मेनली जो बेसिक पॉइंट है उसको समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न पर। तो यहाँ पर धन विधेयक के संशोधन के संबंध में बात की गई है कि यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो क्या होगा। यानी कि राज्यसभा है, लोकसभा से विधेयक किसके पास आया? राज्यसभा के पास आया। अब राज्यसभा कोई संशोधन करती है उसके अंदर, अब क्या होगा आगे उसके बारे में ये 4 पॉइंट दिए गए हैं। इनमें से कौन सा पॉइंट सही है? तो यहाँ पर
हम चलते हैं सबसे लास्ट पॉइंट पर, डी पर, कि राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। तो अभी हमने देखा कि संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ पर है, सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के संबंध में है। संयुक्त बैठक धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में नहीं बुलाई जा सकती है। इस बात को आप स्टार लगा के गांठ बांध लीजिए। और जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वह आप इस प्रकार से जो प्रश्न पत्र है, पेपर है, उसको निकलवा कर ले आइए फोटोकॉपी शॉप से, और साथ ही साथ ये पॉइंट प्रश्न के पास ही लिखते जाइए। तो आप क्या करना, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम का साथ ही लेके आना, ताकि आपके पास स्पेस थोड़ा ज़्यादा बन जाए। तो इस प्रकार से जो ये चौथा पॉइंट है वो हो जाता है गलत। सी पॉइंट पर आते हैं, लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है। जब धन विधेयक लोकसभा से राज्यसभा के पास जाता है, अब राज्यसभा ने संशोधन प्रस्तुत किए और किसके पास भेजे, लोकसभा के पास। अब ये कह रहा है कि लोकसभा वापस धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को भेज सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। राज्यसभा एक बार अनुशंसा दे सकती है, उसके बाद वो रोज लोकसभा को अपनी अनुशंसाएं भेजता है। उसके बाद लोकसभा के पास पूरी शक्ति है कि वो उसकी बात माने ना माने, वापस नहीं भेजेगा। तो इसलिए ये पॉइंट भी कैंसिल हो जाता है। तो बी पॉइंट है, लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती। जब लोकसभा ने धन विधेयक को राज्यसभा के पास भेजा, राज्यसभा ने संशोधन करके वापस लोकसभा के पास भेज दिया। अब ये कहा है कि लोकसभा विधेयक पर कोई विचार नहीं कर सकती, यानी कि जो राज्यसभा ने कहा है वो मानना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राज्यसभा ने जो अनुशंसाएं भेजी है वह लोकसभा मानने के लिए न मानने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और उस पर पूरा विचार करने की शक्ति लोकसभा के पास है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो देखो हमने डी, सी और बी को गलत साबित कर दिया है, यानी कि उसको एलिमिनेट कर दिया है। तो यूपीएससी के प्रश्न करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वह है जो गलत पॉइंट है उनको एलिमिनेट कर देना है, उनको हटा देना है। उसके बाद हम अपने आप कहाँ पहुँच जाएंगे, करेक्ट आंसर के पास पहुँच जाएंगे। ऐसा क्यों करना है? अब ये प्रश्न तो सिंपल था, इसमें हम सीधा जो ए पॉइंट उसको पढ़ के आंसर पे आ सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम जल्दबाजी में किसी पॉइंट को सही मान लेते हैं और सीधा आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो उससे हमारे क्या होता है, सिली मिस्टेक होने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले जो गलत पॉइंट है उनको एलिमिनेट कर देना है और सही पॉइंट तक पहुँचना है। तो अब हम पढ़ते हैं हमारे पहले पॉइंट को किस प्रकार से वो सही है। जो पहला पॉइंट ए पॉइंट बात करता है, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। तो पहले बोला था कि लोकसभा के बाद धन विधेयक कहाँ जाता है, राज्यसभा के पास जाता है। राज्यसभा वापस संशोधन करके लोकसभा के पास भेजती है। अब लोकसभा पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वह उसकी बात माने ना माने या फिर सीधा ही पारित कर दे, पूर्ण रूप से लोकसभा के पास दे सकती है। तो यह पॉइंट एकदम सही हो जाता है। तो इस प्रकार से हम सारे प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप आगे बने रहना और कमेंट के माध्यम से जरूर बताना कि आपको ये डिस्कशन कैसा लग रहा है और किस प्रकार से आप इस डिस्कशन को हम अच्छा बेटर बना सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो हमें यहाँ पर एक कथन सही है, 3 गलत है। तो हमें देखना है कि सही कौन सा है। तो हमारा वही ट्रिक, हम पहले गलत पॉइंट है उनको एलिमिनेट कर देंगे। तो पहला पॉइंट है, भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो यह पॉइंट एकदम गलत है। जो संविधान का 7वां संशोधन हुआ था उसमें यह प्रावधान किया गया था कि एक राज्य का राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद हम हमारे बी पॉइंट पर चलते हैं कि भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यह लाइन कह रही है कि जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उसी प्रकार राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसके जो न्यायाधीश होते हैं वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जैसे कि जो दिल्ली में उच्चतम न्यायालय है उसके न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा। तो अब मान लीजिए जोधपुर हाईकोर्ट है राजस्थान का, उसके न्यायाधीश यह बात कर रहा है कि जो राजस्थान का राज्यपाल होगा उसके द्वारा नियुक्त होंगे। तो यह एकदम विशुद्ध रूप से गलत है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सबकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हालांकि कॉलेजियम का प्रावधान है
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए, जिसमें डिफरेंस भी है, जिसको हम देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके लिए कॉलेजियम का प्रावधान है, जो कि तीसरी जज केस में बाहर आया था कि उसके लिए एक तो उच्चतम न्यायालय का CJI प्लस 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, ये 5 लोग मिलकर सलाह देते हैं, किसको परामर्श देते हैं, राष्ट्रपति को। किसके लिए? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए। तो ये तो हो गया उच्चतम न्यायालय, यानी कि जो दिल्ली का उच्चतम न्यायालय है उसके न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान। अब जो राज्य के उच्च न्यायालय, उसका क्या प्रावधान है? उसके लिए है जो राज्य का हाईकोर्ट होता है उसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उसके साथ राज्य के उच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश परामर्श देते हैं, किसको? CJI को परामर्श देते हैं, CJI को। और CJI प्लस 2 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मिलकर परामर्श देते हैं, किसको? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श के बाद किसको नियुक्त करता है? राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को। तो यहाँ पर बात की गई है कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दोनों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अपना डी पॉइंट। डी पॉइंट क्या बात कर रहा है कि विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि जो दिल्ली है या फिर जो पुडुचेरी है या फिर जम्मू कश्मीर है, जहाँ पर संघ राज्य क्षेत्र में जहाँ पर विधायिका है, उनमें जो मुख्यमंत्री बनते हैं, जैसे अभी उमर अब्दुल्ला बने थे जम्मू कश्मीर के, या फिर जो आतिशी जी हैं दिल्ली की, अभी शपथ ली थी कुछ दिन पहले, इनकी जो शपथ दिलाई जाती है मुख्यमंत्री पद की, वो कौन दिलाता है? उपराज्यपाल। यह लाइन ये बात कर रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो संघ राज्य के राज्य क्षेत्र हैं, जैसे दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पुडुचेरी हो गया, इनके जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा कोई नियुक्त आदमी होता है वह करता है। जबकि जो राज्य है, जैसे कि यूपी हो गया, पंजाब हो गया, इनके जो मुख्यमंत्री हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? उनको शपथ दिलाता है वहाँ का राज्यपाल। तो यहाँ पे डिफरेंस वाली चीज़ है, इसको आप ध्यान में रखना। और अब हमारे सही पॉइंट पर आते हैं कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसको पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। ये बता रहा है कि संविधान के अंदर राज्यपाल को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है। यह बात एकदम सही है। जो राज्यपाल होता है वह किसके प्रसाद पर्यंत होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति उसे किसी भी समय हटा सकती है। जबकि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है मूलतः वो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के बाद दूसरा राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के वो प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति उसे कभी भी हटा सकता है, लेकिन इसकी यह प्रक्रिया है पूर्ण रूप से वह संविधान में नहीं कही गई है। जिस प्रकार से जो राष्ट्रपति हैं उसको हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया है, उस प्रकार की प्रक्रिया का उल्लेख राज्यपाल को हटाने के लिए नहीं किया गया है। तो यह पॉइंट एकदम ही सही हो जाता है। अब हमारे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है वो मूलतः मैपिंग या जियोग्राफी जो भी कहें वहाँ से आया गया है। यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र बोले गए हैं, वह कौन से क्षेत्र से हैं उसको मिलान करना है। इनमें से कौन सा जो मिलान है वो एकदम सही है। तो पहला है एबीसिनी पठार, जो कि इसके प्रदेश कहाँ बताया गया यहाँ इस प्रश्न में? अरब। जो एबीसिनी पठार है वह कहाँ पर है? जो एबीसिनी पठार है वो है इथियोपिया और इरिट्रिया में, सोमालिया में। इस रीजन के अंदर एबीसिनी पठार है। आप इस मैप में देख पा रहे होंगे, यह है एबीसिनी पठार वाला रीजन। तो ये कहाँ पर है? अरब क्षेत्र हो गया ये वाला क्षेत्र, जहाँ पे सऊदी अरब, यमन, ओमान वगैरह क्षेत्र आते हैं। जबकि ये कौन से क्षेत्र में है? ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले रीजन के अंदर। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले देश कौन से हैं? आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी कि जो ये सींग जैसा है ना अफ्रीका में, ये इसे बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्री आती हैं। कौन कौन सी? एक है जिबूती, एक है इथियोपिया, एक है सोमालिया और एक है इरिट्रिया। इन चारों देश को मिला के बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। आप ये साथ ही साथ यहाँ पर अपने जो प्रश्न पत्र है उसमें लिखते रहना।
तो इसमें आप साथ में यहाँ पर क्या नोटिस कर सकते हैं, जो इथियोपिया रीजन है वहाँ पर कई क्षेत्र क्या हैं, अशांत होते हैं। कौन कौन से, जैसे यहाँ अमारा प्रांत हो गया, टिग्रे प्रांत हो गया, या फिर एक यहाँ पर और है इस साइड अफार रीजन। ये क्या अशांत क्षेत्र होते हैं जो कि बार बार यूपीएससी इनके बारे में पूछ भी लेता है और पहले पूछ भी रखा है। तो आप यहाँ पर अभी से नोटिस कर सकते हैं कि जो कौन कौन से क्षेत्र से यूपीएससी पीवाईक्यू प्रश्न कर रही है। तो जो एबीसीडी पठार है वो कहाँ पर है, वह है हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले क्षेत्र के अंदर, अरब क्षेत्र के अंदर नहीं है। तो पहला पॉइंट हो जाता है हमारा गलत। दूसरा यहाँ पर पूछा है एटलस पर्वत किस क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में। तो हम देखते हैं एटलस पर्वत है कहाँ पर। यह है अफ्रीका का उत्तर पश्चिम क्षेत्र। यहाँ पर ऊपर स्पेन वगैरह जो यूरोप वाला पार्ट आ जाता है, और नीचे यहाँ पर जो मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया वगैरह देश है। जो एटलस पर्वत है वो ये रीजन है, ये वाला जो ये एटलस माउंटेन वाला रीजन है। और जो एटलस पर्वत है यही क्या करता है, ये जो अटलांटिक महासागर है उससे जो आर्द्र पवनें आती है उनको रोक देता है, जिसके कारण यहाँ सहारा मरुस्थल का निर्माण हो रखा है, सहारा मरुस्थल का निर्माण। तो ये कौन कौन से देशों के अंदर फैला हुआ है, ये है मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और वेस्टर्न सहारा के अंदर। इन 4 देशों के अंदर एटलस जो रेंज है वो फैली गई है। तो प्रश्न में क्या कहा गया था कि जो एटलस पर्वत है वो कौन से पार्ट में है, अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी अफ्रीका वाले पार्ट में है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो एटलस रेंज है ये अफ्रीका के कौन से रीजन के अंदर है, ये देखिए ये यहाँ पर है मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और साउथ सहारा। तो ये कौन सा हो गया अफ्रीका का, ये देखिए ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये साउथ और ये ईस्ट। तो ये कौन सा हो गया, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हो गया अफ्रीका का। तो ये पॉइंट हो जाता है क्या, सही। अब बाकी वाले जो यहाँ पर नीचे गलत पॉइंट है उनको भी देख लेते हैं कि वो किस क्षेत्र के अंदर आते हैं। यहाँ पे तीसरा पॉइंट है गुआना उच्च भूमि। गुआना, फ्रेंच गुआना का नाम तो आपने सुन ही रखा होगा, जो कि कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका के अंदर है। और ये गुआना उच्च भूमि है वह उसी क्षेत्र के अंदर आता है। आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रहा गुआना हाईलैंड, गुआना हाईलैंड। और ये कौन कौन से देशों के अंदर फैला हुआ है, ये वेनेजुएला, गुआना, सूरीनाम और मूलतः ब्राज़ील में। तो अब आप यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो गुआना आइलैंड है वो कहाँ है, वेनेजुएला, गुआना, सूरीनाम, ब्राज़ील। और ब्राज़ील के आसपास यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे जो अमेजन रिवर है जो कि पेरू वगैरह देशों से प्रवाहित होती हैं, शुरू होती हैं और कहाँ गिरती है, अटलांटिक ओशन में गिरती है। और साथ ही क्या देख सकते हैं यहाँ पर जो गुआना आइलैंड है उसमें क्या क्या चीज़ें फेमस है। यहाँ पर जो गुआना आइलैंड है उसकी सबसे मुख्य बात क्या है, मुख्य बात है गुआना आइलैंड के अंदर ही सबसे बड़ा जलप्रपात है विश्व का, जिसका नाम है एंजल जलप्रपात। आप यहाँ पर देख पा रहोगे यह ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का लंबा जलप्रपात है। यहाँ से जो पानी गिरता है वह नीचे पहुँचते पहुँचते वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इतना लंबा ये या इतना गहरा ये जलप्रपात है। तो यह कहाँ पर पड़ता है, यह पड़ता है जो साउथ अमेरिका है उसके उत्तर पूर्वी हिस्से के अंदर। और यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया गया है, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, जो कि बिल्कुल ही गलत हो जाता है। चौथा पॉइंट है ओकोवांगो द्रोणी। अब यह द्रोणी जो बेसिन है ये कहाँ पर है, यह देखना होगा हमें। यह भी हम मैप के माध्यम से समझते हैं। जो ओकोवांगो रिवर है वह जो अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके साउथ वाले हिस्से के अंदर है। जो यहाँ पर देख सकते हो साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, अंगोला, इन क्षेत्रों में है। जो ये ओकोवांगो रिवर है वो शुरू होती है अंगोला से और यहाँ पर जो कालाहारी मरुस्थल है वहाँ पर आकर खत्म हो जाती है। आप देख पा रहे होंगे यह नदी समुद्र तक नहीं पहुँचती है। जिस प्रकार से जो राजस्थान के अंदर लूनी रिवर है वह कहाँ, जो थार का मरुस्थल है उसी में विलीन हो जाती है। उसी प्रकार से जो ये ओकोवांगो रिवर है वह कहाँ विलीन हो जाती है, कालाहारी मरुस्थल जो बोत्सवाना या फिर साउथ अफ्रीका के क्षेत्र में फैला हुआ है उसी में विलीन हो जाती है। इस रिवर की जो सबसे मेन बात क्या है, यह अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी रिवर है। आप ये चीज़ें साथ ही साथ यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं। 4th लार्जेस्ट रिवर इन अफ्रीका प्रायद्वीप। और जो ये रिवर है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो अंगोला और नामीबिया है उसके बीच क्या बना रही है, बाउंड्री बना रही है। तो ये भी इसकी एक खास विशेषता है। और इसका समुद्र तक निकास नहीं है।
ये सारी चीज़ें आप अपने यहाँ पर जो पेपर है उसके अंदर लिख सकते हैं। यही मैपिंग है। आप पूछते हैं मैपिंग किस प्रकार से होती है, इसी प्रकार से ही मैपिंग होती है। तो इस प्रकार से जो ओंकोमागु द्रोणी है वो कहाँ पर है, वो है कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र या फिर साउथ अफ्रीका का जो साउदर्न पार्ट है वहाँ पर है। और इसके सामने दे रखा है पैटागोनिया। पैटागोनिया क्या है, एक कोल्ड डेजर्ट है। अब इसे देख लेते हैं ये कहाँ पर है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं साउथ अमेरिका, यहाँ पर ये ब्राज़ील हो गया, ये अर्जेंटीना हो गया, चिली हो गया, पेरू हो गया, ये मेनली साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं। तो पैटागोनिया डेजर्ट आप देख पा रहे हो अर्जेंटीना का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पर है, और ये एक कोल्ड डेजर्ट है। ये इसकी मेन विशेषता है। अब कोल्ड डेजर्ट की बात हो रही है तो साउथ अमेरिका के अंदर एक और कोल्ड डेजर्ट है जिसका नाम है अटकामा डेजर्ट। अटकामा डेजर्ट ये भी कैसा है, कोल्ड डेजर्ट है। इसकी मेन विशेषता क्या है, यहाँ पर बारिश बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ऐसा समझ लीजिए विश्व के जो सबसे कम बारिश वाले क्षेत्र है उनमें से एक अटकामा डेजर्ट वाला रीजन है। पहले देखते हैं अटकामा डेजर्ट है कहाँ पर। यह जो चिली वाला क्षेत्र है इसका जो ये एरिया है ये अटकामा डेजर्ट वाला पार्ट है। अटकामा डेजर्ट की मेन विशेषता है यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है। कम बारिश होने का कारण है जो इसका ये प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है और साउथ अमेरिका के जो इस साइड अटलांटिक महासागर है, उन दोनों से आर्द्र पवनें आती हैं। उन दोनों आर्द्र पवनों को इस रीजन के अंदर दो पर्वत श्रेणियां हैं, जो कि एक इसके पश्चिमी हिस्से में है जो कि दूसरी पूर्वी हिस्से में है, और बीच में क्या बन जाता है, छाया क्षेत्र बन जाता है। इस कारण यहाँ पर क्या होती है, बारिश बहुत ही ज़्यादा कम होती है। और इस एक रीजन इसका यहाँ पर हम्बोल्ट धारा बहती है, ठंडी जल धारा, पेरुवियन धारा, जिसके कारण अल नीनो लाल नीनो की घटनाएं भी होती हैं, जिसको आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा। उस कारण भी बारिश यहाँ पर कम होती है। इस डेजर्ट की खास विशेषता क्या है, यहाँ पर जो मृदा की प्रकृति या फिर जो वातावरण है वह मंगल ग्रह के समान लगता है या मंगल ग्रह के समान है। तो यहाँ पर जो नासा के मंगल ग्रह वाले जो अभियान वगैरह होते हैं उनकी टेस्टिंग इस अटकामा डेजर्ट वाले रीजन के अंदर होती है। और यह कहाँ पर है, यह है चिली के उत्तरी हिस्से के अंदर पड़ता है। तो अब आपने देखा कि पेंटागोनिया डेजर्ट आया, तो पेंटागोनिया डेजर्ट के साथ साथ हमने देख लिया कहाँ पर, जो साउथ अमेरिका का एक और फेमस कोल्ड डेजर्ट है उसको भी यहाँ पर देख लिया। यहाँ पर आप मैप के अंदर 3-4 चीज़ें और देख पा रहे होंगे, उनको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक आपको दिख रहा लेक टिटिकाका, ये पेरू और बोलीविया के बाउंड्री पर है। और यह लेक टिटिकाका है, इसकी मेन विशेषता है यह विश्व की हाईएस्ट यानी कि उच्चतम ऊंचाई के आधार पर नेविगेशन वाली झील है। मतलब यहाँ पर नावें वगैरह चलती हैं, आसान भाषा में बोले तो सबसे ऊंचाई में स्थित यह ऐसी झील है जहाँ पर नेविगेशन होता है। तो ये इसकी मेन विशेषता है। और साथ ही यह लेक टिटिकाका है, यह साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक है। तो जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उसको आप साथ ही साथ नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में। तो इस प्रकार से हमारा ये जो तीसरा प्रश्न है वह भी डिस्कस हो गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एक एक प्रश्न को इसी प्रकार से डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा तो वीडियो को छोटा कर देंगे, 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कभी 10 करेंगे, उस प्रकार से देखते जाएंगे, लेकिन एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करते जाएंगे। और साथ ही साथ आप ये सारे पॉइंट यहाँ पर साइड में लिख देंगे ताकि आप रिविजन अच्छे से कर सको। हमारा चौथा प्रश्न है, भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर शिला वस्तु है जो रॉकेट आर्किटेक्चर था उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। 3 पॉइंट है, 3 में से कौन सा सही है कौन सा गलत है वह देखना है। कि बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। अब यहाँ पर हमें थोड़ा समझ नहीं आ रहा कि ये लाइन कह क्या रही है। जब हमें इस प्रकार से हिंदी की लैंग्वेज समझने में थोड़ी दिक्कत हो तो कहाँ पर चले जाएँ, इंग्लिश वाले भाग में चले जाएँ। तो यहाँ पर देखिए कि द केव्स एट बादामी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया, यानी कि जिनको चट्टानों से काट कर बनाया गया है वह वाली ऐसी जो गुफाएं उसमें सबसे जो पुरानी गुफा कौन सी है, बादामी गुफाएं। अब हम पढ़ें तो अब हमें जो ये लाइन है वह समझ आ गई होगी। तो हम देखेंगे कि बादामी गुफाएं कब बनी थी। तो बादामी की जो गुफाएं इनको काट कर किसने बनाया था, सबसे पहले चालुक्य ने। और चालुक्यों का रीजन कहाँ से था, कर्नाटक महाराष्ट्र रीजन था। तो बादामी पहली बात तो पड़ता कहाँ पर है, ये कर्नाटक में आता है। इसका पुराना नाम क्या है, वातापी।
ठीक है। और जो ये बादामी गुफाएं और जो चालुक्य हैं उनका टाइम पीरियड कब था? चालुक्य मूलतः 543 ईस्वी से 753 ईस्वी के बीच है। तो अब ये रीजन कौन सा, टाइम पीरियड कौन सा हो गया? ये हो गया 6th सेंचुरी से 8th सेंचुरी का टाइम हो गया। तो क्या इससे पहले कोई गुफाएं काट कर बनी नहीं होगी? इसका तो सीधा है कि इससे पहले तो कौन आए थे? गुप्त आए थे, मौर्य आए थे, उन्होंने गुफाएं तो काट कर बनाई होगी। तो ये पॉइंट सीधा सा गलत हो जाता है कि बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशेष स्थल की गुफाएं नहीं है। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये बादामी गुफाओं के क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या हाईलाइट्स हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो बादामी है वह कहाँ पड़ता है? मूलतः कर्नाटक में आता है। इसका जो पुराना नाम है वह क्या था? वातापी था। चालुक्य वंश की यह मूलतः क्या थी? राजधानी थी। और चालुक्य वंश में जो फेमस राजा कौन है? वो पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन फर्स्ट वगैरह आते हैं। जो पुलकेशिन द्वितीय है उन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पार करने से रोका था। ये इनके बारे में विशेष बात है जो यूपीएससी ने पूछ भी रखी है। और उसके साथ ही क्या है, जो बादामी की जो गुफाएं ये क्या है? वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है। ये बात भी आप लिख सकते हैं। इसके साथ ही जो एक और पॉइंट क्या आता है हमारे सामने? एक पॉइंट आता है कि जो बादामी है वह मालप्रभा नदी के तट पर आता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेता कभी कभार कि यह शहर, जो ये पुराना शहर है, कौन सी नदी के तट पर है। साथ ही यहाँ पर इसमें हिंदू, जैन व बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित मंदिर या फिर आर्किटेक्चर मिल जाता है। तो ये रहे इसके मेन पॉइंट बादामी की गुफाओं के। इस प्रकार से आपको एक एक पॉइंट को डिस्कस करना है और साथ ही ये पॉइंट आपको साइड में लिख देने हैं। दूसरा पॉइंट है बाराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। बाराबर की गुफाओं का जो सबसे मेन पॉइंट है वो क्या है? ये है सबसे पुरानी क्या है? जीवित रॉक कट गुफा। यानी कि सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफा कौन सी है? वह है बाराबर की गुफाएं। और बाराबर की गुफाओं के पास ही कौन सी गुफा है? नागार्जुनी गुफाएं। और ये कहाँ पर आती हैं? बिहार के अंदर। इस बाराबर की गुफाओं में लोमस ऋषि की गुफा सबसे फेमस है, लोमस ऋषि। और ये जो गुफाएं बनी थी वो किसके लिए बनी थी? आजीविकों के लिए ही बनी थी। जिस प्रकार से जैन, बौद्ध संप्रदाय है, उसी प्रकार से क्या था भारतीय दर्शन में आजीविक संप्रदाय भी रहा है, जो कि जैन, बौद्ध या वैदिक संप्रदाय उसका घोर विरोधी था। क्या था? घोर विरोधी था। अभी यह मूलतः पूर्ण रूप से भारत से गायब हो चुका है, भारत के वर्ल्ड से गायब हो चुका है। और इसके बारे में जो मूलतः जानकारी है वो बहुत ज़्यादा कम मिलती है, क्योंकि इसका जो लिटरेचर वगैरह था वो सब नष्ट हो चुका है। और जो आजीविक संप्रदाय है इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी मखली गोसाल ने। मखली गोसाल ने इसकी स्थापना की थी। और यह मूलतः नीतिवादी थे, अपने छोड़ देते कर्म पर, जो होगा सो देखा जाएगा, उस टाइप के नीतिवादी है। ये तो रहा दूसरे पॉइंट के बारे में सारे पॉइंट। और एक बात और, जो आजीविक थे वो क्या थे? वो नास्तिक थे। और जो ये मखली गोसाल थे, यह जो महावीर स्वामी थे, जैन धर्म के 24वें गुरु, और जो भगवान बुद्ध थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक, उनके समकालीन थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लेना। और जो बराबर की गुफाएं, उसके अंदर मूलतः कितनी गुफाएं? 4 है संख्या में। ये तो हो गई दूसरे पॉइंट के बारे में बात, जो कि पूर्ण रूप से क्या है? गलत है। तो पहला पॉइंट गलत, दूसरा पॉइंट गलत, तो आंसर तो क्या होगा? तीसरा होगा सीधा सा। तो आंसर यहाँ पर निकल गया गलत करते ही। तीसरा पॉइंट है एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनवाई गई थी। जो एलोरा के अंदर कितनी गुफाएं? मूलतः 34 गुफाएं, जिसमें से 12 हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, 17 हैं हिंदू धर्म से संबंधित, और 5 है जैन धर्म से संबंधित। तो विभिन्न धर्म हो गए ना, 3 धर्म आगे, बौद्ध, हिंदू और जैन, तो विभिन्न धर्म से संबंधित गुफाएं यहाँ पर। तीसरा पॉइंट क्या हो जाता है? सही हो जाता है। उसके अलावा इसकी मेन विशेषता क्या है कि जो एलोरा की गुफाएं हैं वह 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच बनवाई गई थी। और मूलतः यहाँ पे जो बौद्ध और हिंदू गुफाएं उनको राष्ट्रकूटों ने बनवाए हैं, राष्ट्रकूटों द्वारा। और राष्ट्रकूटों का टाइम पीरियड कब था?
राष्ट्रकूटों का टाइम पीरियड था 753 ईस्वी से 982 ईस्वी के बीच, यानी कि ये जो चालुक्य थे उनके सक्सेसर थे। उनके बाद इन्होंने अपना शासन स्थापित किया था कर्नाटक महाराष्ट्र वाले रीजन के अंदर। इसके अलावा इसकी मेन बात क्या है कि जो जैन गुफाएं हैं वह किन्होंने बनाई थी, वो यादव वंश ने बनाई थी। और यादव वंश का टाइम पीरियड कब है, वो था 1187 ईस्वी से 1317 ईस्वी के बीच। तो ये इस क्वेश्चन से संबंधित सारी मेन पॉइंट्स हो गए। आप जो मैं बोल रहा हूँ उसके साथ ही आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा जो एलोरा गुफाएं हैं वहाँ पर जो 16 नंबर गुफा है उसमें क्या है, कैलाश मंदिर बन रखा है। और पंदुरी गुफा में दशावतार मंदिर। जो कैलाश मंदिर है वह भगवान शिव से संबंधित है और जो दशावतार मंदिर है वह है भगवान विष्णु से संबंधित। अब ये बात भी साथ में यहाँ पर लिख सकते हैं। और जो एलोरा की गुफा है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पड़ती है। और महाराष्ट्र के कौन सा जिला, जो औरंगाबाद जिला है वहाँ पर ये गुफा स्थित है। और इसके पास में कौन सी गुफाएं, अजंता की गुफाएं, जिसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है, पुनर्योजित डीएनए प्रौद्योगिकी जीनों को स्थानांतरित होने देता है, अर्थात इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो पुनर्योजित डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसके माध्यम से जीनों को किन किन के मध्य स्थानांतरित किया जा सकता है, यह हमारा प्रश्न है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो पुनर्योजित डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अर्थात पुनर्योजित डीएनए प्रौद्योगिकी, इससे तात्पर्य है कि यह ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से किसी जीन को किसी एक डीएनए से दूसरे जीव के डीएनए में ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी कि कोई जीन है किसी जीव के ए के अंदर, उसकी कोई विशेषता है किसी रोग से लड़ने की उस जीन के माध्यम से, तो और जो बी जीव है उसके अंदर वह सेम बीमारी है, वह उसको परेशान कर रही है। तो अब जो ए जीन की जो विशेषता है जो इस रोग से लड़ पा रही है वो हमें इस बी में ट्रांसफ़र करनी है। तो उसको ट्रांसफर किस प्रकार से किया जाता है, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, वह टेक्नोलॉजी है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आसान भाषा में कहें तो यह टेक्नोलॉजी है जिसमें किसी डीएनए के एक भाग को दूसरे जीव के डीएनए में स्थानांतरित करना, यही है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो यह ह्यूमन डीएनए है, इसका यह जो जीन है इसको हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना है, इस बैक्टीरिया में भेजना है। तो जो ये प्लाज्मिड है जो कि बैक्टीरिया के अंदर एक अतिरिक्त डीएनए होता है, इसके एक पार्ट को काट देंगे एंजाइम की सहायता से। कौन सा होता है, क्रिस्पर केस9 एक कैंची होती है जो काटने का काम करती है। यह आप साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसे हमें यहाँ पर इस बैक्टीरिया में पहुँचाना है, उसको प्लाज्मिड में जोड़ दिया और उसको प्लाज्मिड की सहायता से बैक्टीरिया में पहुँचा दिया। तो ये जो टेक्नोलॉजी है यही है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जैसे कि आपने बीटी कपास का नाम सुना होगा, उसके अंदर इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जीन को ट्रांसफर किया गया है। तो यह चिकित्सा में जो आनुवंशिक रोगों वगैरह से लड़ने के लिए बहुत ही उन्नत तकनीक है। यह यूपीएससी के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी बार बार इस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं कि किसी भी जीन को, किसी भी जीव के जीन को किसी अन्य जीव में, जैसे मानव के जीन को बैक्टीरिया में, पेड़ पौधों में या फिर जंतुओं में, किसी में भी पहुंचाया जा सकता है। तो यह टेक्नोलॉजी है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब हम चलते हैं हमारे मूल प्रश्न पर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जीनों को स्थानांतरित किया जा सकता है या जीन होने देता है यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो कौन कौन है, पौधों की विभिन्न जातियों में, जंतुओं से पौधों में, सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में। इसका आंसर होता है ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न भी पूर्णतः लॉजिक बेस पर है। यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री वान च्वांग या फिर वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। अब उन्होंने वर्णन किया था, उनकी किताब तो हम सारी पढ़ नहीं सकते, सीधी सी बात है। उन्होंने अब क्या कहा, कब कहा, कहाँ पर कहा, ये हम सब जान नहीं सकते। तो यूपीएससी यहाँ पर आपका नॉलेज चेक कर ही नहीं रहा है। यहाँ पर आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है कि किया होगा नहीं किया होगा, बेसिक बस जनरल अंडरस्टैंडिंग सोचनी है कि जनरल क्या हो सकता है। अब हमारे आसपास देखिए कि आसपास क्या ये चीज़ संभव है। अगर वह चीज़ आसपास भी संभव है तो आप वहाँ पर भी कह सकते हो हाँ गलत हो सकती है या फिर सही हो सकती है। उस प्रकार से आपको इसमें सोचना होता है। इस प्रकार का हर साल एक क्वेश्चन आता है
हिस्ट्री से संबंधित, जिसमें आपको बस जनरल बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जनरल बेसिक सोच के आंसर निकालना है। कोई इसके अंदर नॉलेज की जरूरत नहीं होती किसी प्रकार की। आप ये क्वेश्चन 0% नॉलेज के साथ कर सकते हैं। आपको रेवेंसा के बारे में पता नहीं है, आपको हर्षवर्धन के बारे में पता नहीं, कुछ भी नहीं पता, लेकिन आप इस क्वेश्चन को आराम से सही कर सकते हैं। तो देखते हैं पॉइंट पर। पहला पॉइंट है सड़क और नदी मार्ग। तो पहला पॉइंट है सड़क और नदी मार्ग लूट मार से पूरी तरह सुरक्षित है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि सड़क और नदी मार्ग लूट मार से पूरी तरह सुरक्षित है। अब ना तो ये बंदा हर सड़क मार्ग को नाप सकता है। अब पूरा राज्य था हर्षवर्धन के टाइम, पूरा भारत ही मान लीजिए, तो क्या इसने पूरा भारत नाप लिया होगा? भारत में ऐसी सड़क हो जहाँ पर गया ही नहीं और वहाँ पर लूट मार हो रही हो, तो ये तो पॉइंट गलत हो गया ना। तो इस प्रकार का जनरल स्टेटमेंट है। आप आज सोच सकते हो कि आज इतनी ज़्यादा अच्छी पुलिस है, इतना ज़्यादा सर्विलांस है, कैमरा है, सब कुछ है, लेकिन आज भी ये चीज़ संभव नहीं हो पा रही कि सड़क और नदी मार्ग पूर्णतः लूट मार्ग से सुरक्षित हो। तो उस टाइम जब कुछ भी नहीं था, सर्विलेंस नहीं था, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी नहीं कर पा रहे थे, तो आज के तब भी आज नहीं कर पा रहे, तो उस टाइम कैसे कर दिया होगा? बस जनरल सोचना है। आपको वेंसा के बारे में पता नहीं है, आपको हर्षवर्धन के बारे में पता नहीं है, आपको सातवीं शताब्दी की जो स्थिति है उसके बारे में पता नहीं है, तब भी आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। बस बहुत ही ज़्यादा जनरल सोचना। अब इसमें आप अगर सोचने लगे क्या पता करते हो सुरक्षित, हर्षवर्धन था, बहुत बड़ा राजा था, प्रतापी राजा था, कर दिया होगा उसने, तभी वेंसांग इसकी प्रशंसा करता होगा, तभी वो बुद्धिस्ट बन गया होगा, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं सोचना। आपको बहुत ज़्यादा बेसिक जनरल सोचना है कि आज के टाइम में ये संभव है या नहीं। आज भी नहीं है तो उस टाइम तो कैसे हो सकता है? तो इस प्रकार से पहला पॉइंट गलत हो जाता है। अगर पहला गलत हो जाता है तो आपका आंसर वैसे ही सीधा मिल जाता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि दूसरे पॉइंट, दोनों पॉइंट कैसे सही है, और वो दोनों भी जनरल पॉइंट है एकदम। दूसरा पॉइंट है जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। अब ये प्रश्न कह रहा है कि उस टाइम दोष सिद्धि के लिए क्या करते थे? अग्नि परीक्षा कराते थे, या फिर जल की प्रतिज्ञा लेते थे कि जल की सौगंध लेके खाता हूँ, या अग्नि की सौगंध खाता हूँ मैं। इस प्रकार से अभी भी आप देखते होंगे कि मंदिर वगैरह में जो भगवान की कसम खाते सत्य परीक्षा की जाती है। हमारे राजस्थान में तो की जाती है वैसे, अब बाकी जगह को पता नहीं। तो ये कह रहा है कि इस प्रकार से जो सत्य परीक्षा या दोष या निर्दोषता का परीक्षण किया जाता था, कोई व्यक्ति मंदिर में जाके या अग्नि के सामने जाके प्रतिज्ञा ले लेता कि मैंने तो ये दोष नहीं किया है। आप ज़्यादा मत सोचिए, पुरानी मूवी देखी होंगी, उसमें गीता की सौगंध लेते थे कोर्ट में। तो कोर्ट में अभी तक गीता की सौगंध ले रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल है चीज़। तो एकदम जनरल स्टेटमेंट है, आराम से सही हो सकती है ये बात, उस टाइम ऐसा होता हो, तो इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? व्यापारियों को नौ घाटों और नाकों पर शुल्क देना पड़ता था। अगर व्यापारी शुल्क नहीं देंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा नहीं आएगा तो स्टेट कहाँ से चलेगा? उस टाइम भी राजा महाराजा जो राज्य चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती थी उनको भी, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो व्यापारियों और जो नौ घाटों, जो नावें वगैरह जब बाहर से जो माल आता था उस पर टैक्स ही लगेंगे, उसके माध्यम से शुल्क देना पड़ेगा, उससे राजा के पास कलेक्शन आएगा और उससे राजव्यवस्था चलेगी। तो ये एकदम जनरल स्टेटमेंट है। आज भी यही होता है। आज भी क्या होता है, बाहर से आते हैं तो टैक्स लगता है, कस्टम ड्यूटी लगती है, जो भी अदर टैक्सेज है वो लगते हैं। तो ये एकदम जनरल स्टेटमेंट है, सही है एकदम। तो कौन सा आंसर हो गया? आंसर हो गया बी। कोई नॉलेज नहीं आपको यहाँ पर, जीरो नॉलेज के साथ ऐसे क्वेश्चन होते हैं। और ऐसे क्वेश्चन मानो ना मानो यूपीएससी के अंदर 10 क्वेश्चन हर साल आते हैं। मैं आपको हर पेपर के अंदर गिनवा सकता हूँ कि 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप 0% नॉलेज के साथ क्वेश्चन कर सकते हैं। बस आपको बस यूपीएससी की लैंग्वेज समझने की जरूरत है। इनमें से अगर आप 3-4 क्वेश्चन भी गलत करते हो तो आप कितना लॉस कर दिया आपने 10 नंबर का लॉस कर दिया सीधा, आप रेस से बाहर हो जाते हो। अब हम इस क्वेश्चन के जो कुछ नाम आए उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पहला यहाँ पर वेनसांग के बारे में आया है। तो वेनसांग एक चीनी यात्री था जो कि भारत कब आया था? हर्षवर्धन के काल में। और हर्षवर्धन का काल कब था? 7वीं शताब्दी में, यानी कि ये मूलतः आया था 629 ईस्वी से 645 ईस्वी के बीच में भारत आया था। और इसका जो संस्कृत में नाम था भारत के अंदर, इसका नाम था संस्कृत नाम मोक्षदेव। कभी आ जाए कि इन निम्नलिखित यात्रियों में से किसको मोक्षदेव कहा जाता था? फा यान, इत सिंह, वेनसांग, और एक आधा कोई और नाम आ जाए तो कौन था? वह वेनसांग था। इसने एक बुक लिखी थी, किसने? वेनसांग ने, जिसका नाम था CU की। अब वेनसांग के बारे में पूछ रखा है तो यूपीएससी के दिमाग में वेनसांग है
उसके कोर एरिया के अंदर ह्वेनसांग है, तो ह्वेनसांग की बुक के बारे में पूछ ले तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम जनरल क्वेश्चन होगा ये। अब ह्वेनसांग का नाम आता है तो साथ में एक और चीनी यात्री का नाम आता है फाहियान, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फाहियान कब आया था? फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम भारत आया था। और किस टाइम चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन किस टाइम था? 419 ईस्वी से 435 या 45 समथिंग कुछ है, इस टाइम पीरियड में चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल था। और फाहियान ने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या था? फुगो जी, इसकी बुक का नाम था फुगो जी। अब चाइना में थोड़ा अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से यही होगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि जो ह्वेनसांग किसके टाइम आया था? हर्षवर्धन के टाइम। हर्षवर्धन का टाइम पीरियड क्या था? 7वीं शताब्दी की शुरुआत में। और यह भारत कब आया था? 629 ईस्वी से 645 ईस्वी के बीच में। इसका संस्कृत में नाम मोक्षदेव था। इसकी बुक का नाम सीयुकी था। इतना हमें इसके बारे में पता है तो हम ह्वेनसांग से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है उसको कर सकते हैं। और इस प्रकार का जनरल स्टेटमेंट का कोई क्वेश्चन आता है, जैसे कोटली की बुक से हर साल क्वेश्चन आ जाता है कोई ना कोई, कोटली की बुक में ये कहा गया है, अर्थशास्त्र में ये कहा गया है, तो अब हम अर्थशास्त्र लेके पढ़ थोड़ी सकते हैं। वहाँ पे यूपीएससी चेक कर रहा है कि आपका जनरल अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आप क्वेश्चन को कितना समझ पा रहे हो, बस वही चेक करते हैं। नॉलेज की बात ही नहीं है इनमें। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इनमें से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाने का मतलब है कि भारत में ये नेचुरली फाउंड होते हैं, यानी कि इनको बाहर से नहीं लाया गया है, कि भारत के जो वन वगैरह है उन वहाँ पर मिल जाते हैं। ये ऐसे नहीं कि बाहर से लाके वन में छोड़ दिया तो वो प्राकृतिक रूप से नहीं होगा, वह बाहरी प्रजाति होगी। फिर प्राकृतिक रूप से यानी भारत की स्थानिक प्रजाति कौन सी? स्थानिक यानी भारत की ही प्रजाति है वो, तो वह होगी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली प्रजाति। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली, वामन सुअर, स्पाइडर वामन। इन क्वेश्चनों में थोड़ी नॉलेज की जरूरत होती है, थोड़े बहुत नॉलेज की जरूरत होती है, थोड़ा इसमें लॉजिक भी काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहला था तारा कछुआ। तारा कछुआ अभी यहाँ पर देख पा रहे हो, इस प्रकार का दिखता है। यहाँ पर देखो स्टार जैसी संरचना यहाँ पर दिख रही है ऊपर, तो इसलिए इसको तारा कछुआ बोलते हैं, यानी कि स्टार टॉर्टोइज। ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हमारे हाथ के अंदर 2-3 कछुए आ जाए, 2-3 कछुए, इतना छोटा होता है ये। यहाँ पे भी देख पा रहे हो कि छोटा ही है, लेकिन थोड़ा कैमरे के एंगल से लग नहीं रहा है, लेकिन बहुत छोटा होता है आकार में ये। तो इसके बारे में हमें क्या देखना है तारा कछुआ के बारे में? तारा कछुआ कहाँ कहाँ पाया जाता है? यह भारत में, श्रीलंका में और पाकिस्तान में पाया जाता है मूलतः। और इसका जो IUCN स्टेटस है वह क्या है? वनरेबल। यूपीएससी के अंदर जितने भी स्पीसीज के बारे में आ चुका है उनके बारे में कम से कम IUCN स्टेटस के बारे में हमें पता ही होना चाहिए, और वह कहाँ की प्रजाति है। बाकी बातें बात की है, लेकिन इतना तो हमें मूलतः पता होना ही चाहिए, कंपलसरी है। दूसरा इसके अंदर है मॉनिटर लिजार्ड। मॉनिटर लिजार्ड बहुत जगह पाई जाती है, लेकिन भारत के अंदर, और इसकी बहुत भिन्न भिन्न प्रजातियाँ भी है। भारत में मूलतः मॉनिटर लिजार्ड की 4 प्रजातियाँ हैं: बंगाल मॉनिटर लिजार्ड, वाटर मॉनिटर लिजार्ड, और येलो मॉनिटर लिजार्ड, और यह डेजर्ट मॉनिटर लिजार्ड। अब इसका जो IUCN स्टेटस है वो है लीस्ट कंसर्न है, और यह भारत में ऑलमोस्ट हर जगह पाया जाता है। इसके बाद आता है तीसरा था वामन सुअर। वामन का मतलब क्या था? छोटा। जो हम गरुड़ पुराण वगैरह में सुनते हैं, वामन अवतार भगवान विष्णु ने लिया था, यानी कि बहुत सूक्ष्म हो गए थे वो, तो वामन छोटे को बोला जाता है। और इसका जो इंग्लिश नाम है वो है पिग्मी हॉग। यह इतना छोटा है कि इसका जो वेट होता है वो कितना होता है? 8 kg। वैसे तो सुअर आपने देखे होंगे बहुत हट्टा चौड़ा होता है, उसका वेट काफ़ी ज़्यादा ही लगता होगा, लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। इसका वेट होता है 8 kg, बस मात्र 8 kg का होता है ये। और ये मूलतः कहाँ पाया जाता है? ये जो मानस नेशनल पार्क है कहाँ पर है? असम में। असम के किस भाग में? असम का वह पार्ट जो भूटान के पास में है ना, उससे चिपका हुआ है मानस नेशनल पार्क, और वहीं पर ये मूलतः पाए जाते हैं। और जो ये पिग्मी हॉग है इसका जो IUCN स्टेटस है, IUCN, वह है इंडेंजर्ड। अब बहुत सारी वेबसाइट पे देखोगे तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी लिखा होगा, लेकिन यूपीएससी के PIQ उनमें भी इसको क्रिटिकल इंडेंजर्ड माना है, लेकिन अभी जो IUCN की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर इसको इंडेंजर्ड दिखाया गया है, तो इंडेंजर्ड ही मानेंगे इसको। और मानस नेशनल पार्क है
वहाँ पर मानस रिवर बहती है, और मानस रिवर किसकी, ब्रह्मपुत्र की सहायक रिवर है। और जो पिग्मी हॉग है वो क्या है, संकेतक प्रजाति होती है। संकेतक प्रजाति से तात्पर्य होता है ऐसी प्रजाति जो कहीं जो किसी क्षेत्र में संकेत करती है किस चीज़ का, कि वहाँ पर वातावरण सही है या नहीं है, वहाँ पर पॉल्यूशन है या नहीं है, इस चीज़ का संकेत करती है, तो वो होती है संकेतक प्रजाति। या फिर उसका जो इकोसिस्टम वो सही है या नहीं है, उसका जो संकेत करती है वो क्या होती है, संकेतक प्रजाति होती है। तो ये पिग्मी हॉग क्या है, संकेतक प्रजाति है। किस चीज़ का, ये दिखाता है कि ये जहाँ पर पाए जाते हैं वहाँ पर जो गीले घास के मैदान है वह सुरक्षित है, उनको खतरा नहीं है। अगर ये इनकी आबादी कम हो गई तो ये दिखाते हैं कि जो गीले घास के मैदान है उनको ही खतरा है, उसके कारण इनकी आबादी जो है कम हो रही है। जैसे जो लाइकेन है वो शुद्ध हवा का सूचक है, जहाँ पर पहाड़ वगैरह के अंदर जहाँ पॉल्यूशन वगैरह कम होता है वहाँ पर क्या होता है, लाइकेन बड़ी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन रोड के किनारे जहाँ पर पॉल्यूशन वगैरह होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं मिलता, तो ये पॉल्यूशन का सूचक है लाइकेन। इस प्रकार से पिग्मी हॉग किसका सूचक है, गीले घास के मैदान है उनके स्वास्थ्य का सूचक है। और पिग्मी हॉग की जो महत्वपूर्ण खास विशेषता यह है कि यह घोंसला बनाकर रहता है, घोंसला बनाता है। आप सोच रहे हो कि सुअर और घोंसला बना रहे हैं, हाँ इतना छोटा होता है, घोंसला बनाकर रहता है प्रॉपर रूप से। तो ये तो होगा पिग्मी हॉग के बारे में। अब इसका चौथा पॉइंट था स्पाइडर वामन। स्पाइडर वामन है ये मूलतः कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं साउथ अमेरिका, जो ब्राज़ील के जंगल हो गए, मैक्सिको के जंगल हो गए, वहाँ पर ये मूलतः पाया जाता है। तो अब ये कहाँ पाया जाता है, मूलतः मैक्सिको या फिर जो ब्राज़ील है, साउथ अमेरिका है, तो भारत से बाहर हो गया, तो भारत में यह प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाएगा। हालांकि इस चिड़ियाघर में मिल जाए लेकिन नेचुरल रूप से थोड़ी है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, ये ऑप्शन होगा हमारा गलत। तो चलते हैं अपने मूल प्रश्न पर। यहाँ पर स्पाइडर वामन हमें काटना है, तो डी और सी तो हो गए गलत। अब यहाँ बी और ए के बीच है, तो बी में कौन नहीं है, तारा कछुआ नहीं है, तो इसलिए क्योंकि तारा कछुआ भारत की क्या है, स्थानीय प्रजाति है, इसलिए ऑप्शन होगा ए सही आंसर। अब स्पाइडर वामन के बारे में थोड़ा देखते हैं। जो स्पाइडर वामन है इसकी मूलतः दो प्रजातियां हैं, एक का नाम है जियोफ्रॉय स्पाइडर मंकी, दूसरा है ब्राउन हेडेड स्पाइडर मंकी। जो जियोफ्रॉय स्पाइडर मंकी है इसका IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड, और जो ब्राउन हेडेड स्पाइडर मंकी है इसका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो ये हो गया हमारा 7वां प्रश्न। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। इस प्रकार से हम यूपीएससी का हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना और अपना फीडबैक जरूर देना और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करना, क्योंकि मोटिवेशन मिलेगा तभी काम हो पाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि प्रदूषक के रूप में पीने के जल में कौन कौन से इनमें से पाए जाते हैं। ऑर्सेनिक, सार्बिटॉल, फ्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड, यूरेनियम। अब यहाँ पर जो सार्बिटॉल है उसके बारे में देखते हैं। ये क्या है, यह एक स्वीटनर है जो कि प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और इसको सिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से भी बनाया जा सकता है। और जो सार्बिटॉल होता है वो शुगर फ्री होता है, यानी कि इसको है ना जो मधुमेह के रोगी हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इससे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा नहीं बढ़ती है। तो ये सार्बिटॉल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो सार्बिटॉल क्या है, एक स्वीटनर है, तो यह है ना पीने के जल में प्रदूषक के रूप में नहीं पाया जाता है। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो हो जाता है गलत। तो दूसरा गलत होने पर हमारे दो ऑप्शन तो वापस यहाँ पर कैंसल आउट हो जाते हैं। अब बचता है 1 और 3, 1, 3, 5। तो अब इसमें क्या होता है कि 1 और 3 पर हमें सोचना भी नहीं है। 1 और 3 तो सही होगी क्योंकि दोनों के अंदर कॉमन है। अब सोचना किसके बारे में, हमें 5th पॉइंट के बारे में कि यूरेनियम है या नहीं है। तो यूरेनियम है वह भारत के अंदर लगभग हर क्षेत्र के अंदर क्या है, पॉल्यूटेंट के रूप में पाया जाता है। यूरेनियम वैसे भी जैसे यूरेनियम के कहीं नाभिक रिएक्टर वगैरह हैं, वहाँ पे यूरेनियम क्षय हो गया तो वहाँ यूरेनियम पानी में घुल गया तो प्रदूषक के रूप में होगा। तो बेसिक सी बात है, यूरेनियम प्रदूषक के रूप में पाया जा सकता है। अब हम यहाँ पे 5 नाम ऑप्शन दिए गए हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सार्बिटॉल के बारे में हमने जान लिया है, बाकी जो बचे हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आर्सेनिक है, आर्सेनिक मूलतः जो वेस्ट बंगाल यूपी वाला एरिया हो गया, पंजाब वाला एरिया, वहाँ पर क्या है प्रदूषक के रूप में है। और इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज होता है शीशे की जो मिश्र धातु होता है उनमें यूज होता है। कीटनाशक के रूप में इसका यूज होता है।
और ये जल प्रदूषण का स्रोत तो है ही है। तो ये इसका मेनली होगी बात होगी आर्सेनिक की। अब बात हम करते हैं फ्लोराइड के बारे में। फ्लोराइड मूलतः राजस्थान में पॉल्यूटेंट के रूप में पाया जाता है। राजस्थान का जो नागौर डिस्ट्रिक्ट वाला एरिया है उस एरिया को तो फ्लोराइड की अधिकता के कारण वहाँ के लोगों की हड्डियाँ कम उम्र में मुड़ जाती हैं, इसलिए उस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी क्षेत्र भी बोलते हैं। और जो फ्लोराइड है वो हड्डियों को गलाता भी है, लेकिन दांतों को सड़ने से रोकने के लिए भी फ्लोराइड बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये पॉल्यूटेंट भी है लेकिन दांतों के लिए भी आवश्यक है। अगला है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड है उसका फॉर्मूला क्या है CH2O, और इसका मूलतः यूज कहाँ किया जाता है? परिरक्षक के रूप में, रेजिन के रूप में, रेजिन यानी कि गोंद के रूप में, रेजिन के रूप में, और कहाँ कीटाणुनाशक के रूप में, और इसका यूज किया जाता है खाद्य संरक्षक के रूप में। और फॉर्मेल्डिहाइड है इसका फॉर्मूला होता है CH2O। हालांकि फॉर्मेल्डिहाइड की मात्रा जल में अधिक बढ़ने पर यह पॉल्यूटेंट का कार्य कर सकता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कुछ भागों में पीने के जल के रूप में, प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं, तो ये पाया नहीं जाता। अगर इसको अधिकता में जल में डाल देंगे तो यह पॉल्यूटेंट का काम करेगा, लेकिन भारत में नेचुरल रूप से जो कहीं पीने के जल में ये नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाता है? C। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य कहाँ से चुनकर आए थे, ये देखना है। तो उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो प्रांत संविधान सभा के सदस्य थे उनकी संख्या पूरी कितनी थी? 389। 389 में से जो 296 थे वो कहाँ से थे? ब्रिटिश प्रांतों और जो आयुक्त वाले क्षेत्र थे 4 वहाँ से थे, जबकि 93 थे वो थे रियासतों से। जो रियासत के सदस्य थे उन्हें सीधा राजा ने चुना था, राजा द्वारा, जो रियासत का राजा था वहाँ का। और जो 296 सदस्य थे, इन सदस्यों को जो राज्य थे उनकी विधायिका थी, उनके सदस्य थे, उन्होंने इन्हें चुनकर भेजा था। और जो विधायिका थे इसके सदस्य थे, इसका चुनाव वहाँ की जनता ने किया था। तो इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे। तो इसलिए ये पॉइंट हो जाता है गलत। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, ये भी पॉइंट गलत हो गया। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, ये देखो प्रांतीय जो विधानसभा है उनके सदस्य थे, उन्होंने इनको निर्वाचित करके भेजा था, इसलिए ये पॉइंट क्या हो जाता है? सही हो जाता है। और चौथा है, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे, ऐसा भी नहीं, सरकार ने इनका चुनाव नहीं किया था। तो अब थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं कि इनकी संख्या वगैरह कितनी है। तो अभी हमने देखा था इनकी टोटल संख्या थी संविधान सभा में 389। 389 में से 296 तो थे प्रांतों और आयुक्त वाले क्षेत्र से, और 93 थे रियासत से। 296 में से 292 तो सीधे प्रांतों से थे और 4 थे आयुक्त क्षेत्रों से। जब देश का विभाजन हो गया उसके बाद 389 में से टोटल पीछे बचे कितने? 299। और इन 299 में से प्रांतों से थे 229 और रियासतों से थे 70। तो ये इनका रेशियो बचा था। कब? जब विभाजन के बाद जो पाकिस्तान चले गए थे, या जो मुस्लिम लीग है उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, उसके बाद जो सदस्य बचे थे उनकी संख्या ये थी 299। तो ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था, हमने सदस्यों की संख्या के बारे में जान लिया। और यहाँ पे आप लिख भी सकते हो सदस्यों की संख्या, क्योंकि हम इसमें बार बार कन्फ्यूजन हो जाते हैं। और जब संविधान को साइन किया गया था, कब? 26 नवंबर 1949। उस टाइम उपस्थित सदस्य कितने थे? वहाँ पर थे 284। ये भी आप याद रख सकते हो। और टोटल संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी? 15। 15 में से 12 जो थी वो भारत वाले पार्ट से थी, यानी कि बाद में भी बनी रही थी, और 3 थी पाकिस्तान वाले साइड, जो कि विभाजन की साइड उस साइड चले गए थे। यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित जंतुओं में विचार कीजिए कि उपयुक्त में से कौन से स्तनधारी हैं। स्तनधारी वे जीव होते हैं जो बच्चे को गर्भ में पालते हैं। बच्चे को जब बच्चा विकसित होता है, एक तो अंडे में होता है, एक दूसरा होता है गर्भ में। तो जिनका बच्चा गर्भ में विकसित होता है उन्हें बोलते हैं स्तनधारी, और जिनका बच्चा अंडे के माध्यम से उत्पन्न होता है उन्हें बोलते हैं अंडप्रजक।
जैसे पक्षी वगैरह होते हैं, और गर्भ में धारण जैसे मनुष्य हो गया, वो हो गया स्तनधारी हो गया। तो इनमें से कौन सी स्तनधारी है? ये क्वेश्चन भी बड़ा कॉम्प्लेक्स था। अब इनके बारे में हम इनकी इमेज के माध्यम से थोड़ा जान लेते हैं। यहां पर जो ये दिख रहा है ये है सी डुगोंग। यह मूलतः कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है मन्नार, पाक, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार के आसपास इलाकों में। और इसका IUCN स्टेटस है वनरेबल। और इसका जो जीवन काल होता है वो होता है 73 ईयर, यानी कि काफ़ी लंबे जीते हैं ये। और ये मूलतः क्या होता है? शाकाहारी होता है। अब आप समुद्र में रहता हो, मछली वगैरह खाता होगा? नहीं, ये समुद्र में घास खाता है, शाकाहारी है ये। और यह एकमात्र ऐसा जीव है जो समुद्र के अंदर है और शाकाहारी है और साथ ही में स्तनधारी है। ऐसा एकमात्र है जो समुद्र के अंदर रहता है, शाकाहारी है, स्तनधारी है। तो इसके बारे में जान लिया कि यह स्तनधारी है, शाकाहारी है, जीवन काल इसका 73 ईयर होता है, इसका IUCN स्टेटस है वनरेबल, मन्नार की खाड़ी, पाक, कच्छ, अंडमान निकोबार में रहता है। दूसरा पॉइंट था समुद्री घोड़ा। ये इस प्रकार का होता है, साइज में यहाँ पर बहुत बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये एक 5 सेंटीमीटर आकार का होता है, बहुत छोटा होता है आकार के अंदर। और यह बहुत ही कम गति करता है। इसकी तैरने की स्पीड होगी ऐसे ऑलमोस्ट दिन के अंदर मान लो 10 मीटर चलेगा, इतना धीमे चलता है ये, बहुत ही धीमे चलता है। और ये जो है समुद्री घोड़ा, ये क्या है? अंडप्रजक है। आप YouTube पे सर्च करना या फिर गूगल पे सर्च करके देखना इमेज इसका, जब इसके बच्चे पैदा होते हैं। ये लाखों की संख्या में बच्चे पैदा करता है, लाखों की संख्या में, इसकी मेन विशेषता है। और इसके जो अंडे होते हैं वह इसकी पूंछ के भाग में सुरक्षित होते हैं, और जब बड़े होते हैं तो ये पूंछ की वजह से बाहर निकलते हैं यहाँ से। तो ये मूलतः अंडप्रजक है। कहीं कहीं इसका स्तनधारी भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, लेकिन मूलतः यह अंडप्रजक है। और इस समुद्री घोड़े का IUCN स्टेटस क्या है? वो है वनरेबल। ये भी वनरेबल है, तो ये याद रखना। और ये भारत के कोस्टल एरिया के अंदर पाए जाते, गुजरात से लेकर ओडिशा तक का जो पूरा तट है वहां पर ये मूलतः पाया जाता है। और तीसरा पॉइंट था समुद्री सिंह। इसको तो आपने डिस्कवरी वगैरह में बहुत देखा होगा, बहुत आता था डिस्कवरी में, मैंने खूब देख रखा है इसको। तो यह है समुद्री सिंह। यह भी होता है कैसा? स्तनधारी होता है। और यह जल और थल दोनों पर रहता है। यहाँ पर देखो बाहर बैठा चट्टान के ऊपर, तो पानी में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है। और यह भारत के अंदर, भारत के किसी भी कोस्टल एरिया के अंदर नहीं पाया जाता है, ये याद रखना। यह भारत के कोस्टल एरिया के अंदर पास में नहीं पाया जाता है, इंपॉर्टेंट। तो इसका IUCN स्टेटस क्या है? बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रजातियाँ, 10 की समथिंग प्रजातियाँ, सबका IUCN स्टेटस अलग अलग है, तो इतनों का याद कर नहीं सकते, तो गोली मारो। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम चलते हैं प्रश्न पर। तो यहाँ पर क्या था? समुद्री गाय क्या है? स्तनधारी है, और समुद्री सिंह स्तनधारी है। तो आंसर क्या हो गया? B। तो आप, मैंने जो भी यहाँ पर चीज़ बताई है, यहाँ पर जो भी लिखा है, आप उसको साथ साथ नोट करते हुए चले। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपका अगर आपने ये चीज़ की तो आपके कम से कम 20 से 25 नंबर का फ़र्क आ जाएगा मेन एग्जाम के अंदर। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। बस आप शिद्दत से करना, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हालांकि काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमने एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे तो लंबा तो होगा ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।